गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में जाना था। आज हम हमारा न्यू टॉपिक ले रहे हैं तरंगाग्र। यहाँ से जो टॉपिक शुरू होंगे, यहाँ से हमारा मेन लेसन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा हाइगेंस। ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में वापिस। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये हमें पता होना चाहिए, इस वजह से लाइन को लिखा है हमने। वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है वो किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ये ऐसे हम हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ भी चुके हैं। चलो तीनों चारों विज्ञान कड़ी का भाग सिद्धांत वगैरह बताए थे उसमें। तो वैज्ञानिक हाइगेंस के अनुसार प्रकाश किसमें चलता है? तरंगों के रूप में। बात करें हम तरंगाग्र की। तरंगाग्र ये मेन है, यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होता है तरंगाग्र। तो सबसे पहले तरंगाग्र होता क्या है इसके बारे में बताओ। तो माध्यम के ऐसे सभी कण जो किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे हो। मतलब माध्यम के ऐसे सभी कण जो किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे हो, वह बिंदु पर तरंगाग्र कहलाता है। अथवा समांगी माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो पहले परिभाषा लिख लिया। माध्यम के तरंगाग्र में लिखेंगे माध्यम के ऐसे सभी कण माध्यम के ऐसे सभी कण जो किसी क्षण समान कला में कंपन कर रहे हो तो या कर रहे हैं बिंदु, वह बिंदु पर क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। समान कला में कंपन कर हो, वह बिंदु पर तरंगाग्र कहलाता है। अथवा लगाकर और हम लिख सकते हैं अथवा। पेपर में एक ही परिभाषा लिखनी है जो भी तुम्हें याद रह जाए। अथवा इसको लिख देते हैं अपन इन्वर्टेड कोमा में, मतलब वो ये दोनों का। हाँ, क्या जाएगा? समांगी माध्यम में ऐसा पृष्ठ माध्यम
में ऐसा पृष्ठ, समांगी माध्यम में ऐसा पृष्ठ, समांगी माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, जिसमें सभी कण कंपन की, जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो। समांगी माध्यम में ऐसा, समांगी माध्यम में ऐसा पृष्ठ, समांगी माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें, ऐसा पृष्ठ भी लिखेंगे, ऐसा पृष्ठ, समांगी माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो। मतलब समांगी माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। वो तरंगाग्र कहलाता है। तो परिभाषा ये लिखें, यह लिखें, कोई भी जो याद हो जाए वो लिख लेना। तो ये हो गया हमारे पास किसी तरंगाग्र की परिभाषा, ये भी पता होनी चाहिए। अब तरंगाग्र का आकार स्रोत के आकार पर निर्भर करता है, मतलब स्रोत का कैसा आकार है उसके अनुसार ही तरंगाग्र का आकार होगा। फिर तरंगाग्र की अभी लंबवत खींची गई, देखा तरंगाग्र की अगर ये तरंगाग्र की उसकी लंबवत आप रेखा खींच दें तो वो तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है। तो यहां पर लिखते हैं हम तरंगाग्र, पहला बिंदु लगाकर यहाँ पर तरंगाग्र का आकार, तरंगाग्र का आकार किस पर? तरंगाग्र का आकार स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। तरंगाग्र का आकार स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। तरंगाग्र का आकार स्रोत के आकार पर निर्भर करता है। अभी हम देखेंगे कैसे निर्भर करता है। निर्भर करता है मतलब स्रोत का आकार क्या है उसके आधार पर ही तरंगाग्र का आकार होगा। मतलब जैसा स्रोत वैसा ही तरंगाग्र का आकार, वो भी हम नीचे देखेंगे। अगला, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई, तरंगाग्र की अभिलंबवत या लंबवत, तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई, अभिलंबवत खींची गई तरंगाग्र के अभिलंबवत, तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा, खींची गई रेखा तरंग संचरण, तरंग संचरण, तरंगाग्र के अभिलंबवत खींची गई रेखा तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है, जिसे प्रकाशीय किरण कहते हैं। ऐसे ध्यान रख लो, तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय किरण। जिसे प्रकाशीय किरण कहते हैं।
जिसे प्रकाशीय किरण कहते हैं। अब देखो, अब हमने यह बात करी थी कि तरंगाग्र का आकार स्रोत के आकार पर निर्भर करता है, तो नोट लगा के हम लिखते हैं पहला, अगर आकार कैसा होगा, स्रोत का आकार जो होगा उसके आधार पर निर्भर करेगा तरंगाग्र का आकार। स्रोत के आकार पर निर्भर करता है तरंगाग्र का आकार। पहला बात करें हम, यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत है या गोलीय स्रोत है तो तरंगाग्र भी क्या होगा, गोलीय होगा। देखो नोट में पहला बिंदु, यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत या गोलीय स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत या गोलीय स्रोत हो तो तरंगाग्र भी क्या होगा, गोलाकार हो, तो इसके कारण गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। हो तो इसके कारण गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। मतलब प्रकाश स्रोत क्या बिंदु स्रोत या गोलीय स्रोत हो तो इसके कारण क्या होगा, हो तो गोलीय तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र होगा, गोलीय तरंगाग्र। अब देखो ये हमने ले लिया, ये जैसे सपोज ये बिंदु स्रोत या, और यहाँ से जो तरंगाग्र उत्पन्न होंगे वो इसके कारण क्या होंगे, गोलीय। भी देखते हैं ये एस स्लिट जो है वो क्या है हमारे पास, गोलीय। तो बिंदु स्रोत क्या है, गोलीय। तो कौन सा तरंगाग्र है ये, गोलीय तरंगाग्र। कौन से तरंगाग्र है ये, गोलीय तरंगाग्र। तो ये आ गया हमारे पास गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र ये बिंदु स्रोत के रूप में, ये बिंदु स्रोत है इसलिए है, तो कहने वाले कौन सा तरंगाग्र होगा, गोलीय तरंगाग्र। पहला हो गया। दूसरा हम ले, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय रूप में, दूसरा क्या है, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय है या बेलनाकार है। दूसरी कंडीशन, ये तो क्या हमारे पास गोलीय वाला, मतलब यदि बिंदु के रूप में लेंगे, जैसे गोलीय, जैसे बल्ब ले लिया, बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है गोलीय तरंगाग्र रूप में आगे चल रहा है, तो वैसे ये स्लिट बिंदु के रूप में है, तो उसके चारों कौन सा तरंगाग्र उत्पन्न होगा, गोलीय तरंगाग्र। अब दूसरा ले रहे हैं अपन, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय, यदि प्रकाश स्रोत क्या हो, रेखीय या बेलनाकार, रेखीय या बेलनाकार, यदि प्रकाश स्रोत रेखीय या बेलनाकार हो तो, रेखीय या बेलनाकार हो तो इसके कारण कौन से तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। हो तो
इसके कारण बेलनाकार तरंगाग्र, इसके कारण कौन से तरंगाग्र? बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। तो देखें यहाँ पर बेलनाकार तरंगाग्र, ये बात करें अपन किसके रूप में, ये रे के रूप में या बेलनाकार रूप में, ये स्लिट जो है स्लिट हो गई। यहाँ बिंदु स्रोत, यहाँ भी बिंदु स्रोत, यहाँ से जो उत्पन्न होगा वो बेलनाकार तरंगाग्र के रूप में आएगा। अभी देखते हैं कि यहाँ से तो यही गोले उत्पन्न हो रहा है, इधर भी ये देखें अपन कौन सा तरंगाग्र उत्पन्न हो गया, बेलनाकार तरंगाग्र। इसलिए तो कौन सी तरंगाग्र हो गई, ये बेलनाकार तरंगाग्र। ये हो गया हमारे पास किसका डायग्राम, बेलनाकार तरंगाग्र। क्योंकि ये इसमें था स्लिट के रूप में, रेख के रूप में था, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेखीय रूप में, और इसके कारण जो तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा होगा, बेलनाकार। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं अपन, यदि प्रकाश स्रोत बहुत दूर स्थित हो, जैसा अनंत पर स्थित हो, बहुत दूर स्थित हो, तो उससे चलने वाले जो तरंगाग्र है उनके एक छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र माना जा सकता है। कैसे मान सकते हैं, देखते हैं हम। ये देखो बेलनाकार तरंगाग्र, जैसे ये गोलाकार तरंगाग्र, इससे क्या है, गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं, गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे इनका कर्व बढ़ता जाएगा, और कर्व बढ़ते 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 एक स्थिति से आएगी, बहुत दूर से चलने वाला प्रकाश, उसके एक छोटा सा भाग हम क्या मान सकते हैं, समतल मान सकते हैं। तो ये यहाँ पर कर्व ज्यादा होगा, फिर आगे बढ़ेगा, कर्व कम हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, कर्व कम होता जाएगा, उससे छोटे से भाग को हम क्या मान सकते हैं, ऐसे फिर कर्व बढ़ा तो ये छोटा सा भाग क्या मान सकते हैं, इसका समतल तरंगाग्र। ये हो गया यदि प्रकाश स्रोत क्या हो, बहुत दूर स्थित हो, तो वहां से चलने वाले तरंगाग्र होंगे वो नजदीक आ जाते हैं, समतल तरंगाग्र के रूप में माना जा सकता है छोटे से भाग को। अब वो प्रकाश स्रोत बेलनाकार भी हो सकता है, गोली भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उसके कारण जो तरंगाग्र उत्पन्न होंगे दूरी पर, वो उनके छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र मान सकते हैं। तो इसमें तीसरे पॉइंट में लिख लेते हैं अपन, यदि प्रकाश स्रोत क्या हो, बहुत दूरी, यदि प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो। तीसरा, यदि प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर, यदि प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, यदि प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, तो इनसे उत्सर्जित तरंगाग्र हो, तो इनसे उत्सर्जित तरंगाग्र के छोटे से भाग को, इनसे उत्सर्जित तरंगाग्र के छोटे से भाग, इनसे उत्सर्जित तरंगाग्र के छोटे से भाग, मतलब क्या हो गया, इनसे उत्सर्जित तरंगाग्र के छोटे से भाग को क्या मान सकते हैं हम,
छोटे से भाग को क्या मानते हैं? छोटे से भाग को समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र क्या मान सकते हैं? समतल तरंगाग्र माना जा सकता है, माना जा सकता है। देखते हैं हम कैसे मान सकते हैं। जैसे बहुत दूर से तरंगाग्र चल रहे हैं, सपोज ये तरंगाग्र आ रहे हैं, बहुत दूर से चल रही है, डॉट 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 ले लो, कैसे भी ले लो, ये तरंगाग्र ये बहुत दूरी से आ रहे हैं, ये बहुत अधिक दूरी से आ रहे हैं ये सब तरंगाग्र। तरंगाग्र इनको हम छोटा सा भाग मान सकते हैं। तो देखो को मान सकते हैं समतल तरंगाग्र के रूप में। ये जो चल रहे हैं ये सब समतल तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक समतल तरंगाग्र है। तो ये समतल तरंगाग्र ये बहुत अधिक दूरी पर है। तो ये समतल तरंगाग्र का डायग्राम हमारे पास है। अब हम हमारा अगला टॉपिक लेते हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या। मतलब समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, परावर्तन अपवर्तन दोनों की व्याख्या हम पढ़ेंगे। तो अब ले रहे हैं हम हाइगेंस की तरंग सिद्धांत, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत द्वारा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा समतल सतह, कौन सतह? समतल सतह से, समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या। समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या। तो हमारा टॉपिक है समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या, किसके द्वारा? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा। तो समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। तो इसमें हम देखते हैं कि डायग्राम लेते हैं, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो डायग्राम ही है। तो देखें, ये हम एक सतह ले रहे हैं, यहाँ पर ये समतल सतह हमने ले ली है, ये समतल सतह है। ये इस समतल सतह में परावर्तक पृष्ठ हो गया, नीचे वाला भाग पॉलिश है, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया M और M डैश। अब यहाँ पर बात करें हम, प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, जैसे ही प्रकाश किरण ये प्रकाश किरणें इसके ऊपर गिर रही है, ये प्रकाश किरण एक मान लेते हैं, प्रकाश किरण दो है।
तो जैसे ही सतह पर गिरती है यहाँ से इसका परावर्तन होगा, ये परावर्तित होती है, और ये किरण 1 डेज, ये पहली किरण परावर्तित हुई, 1 डेज हो गई, ये दूसरी किरण परावर्तित हुई, ये 2 डेज। ये पहली किरण परावर्तित की 1 डेज में चलेगी, ये 2 डेज। तो अब यहाँ पर हम समतल तरंगाग्र लेते हैं, ये एक समतल तरंगाग्र की बात करें कि ये यहाँ से अगर इसके ऊपर हम लंब डाल दें तो ये समतल तरंगाग्र हमें मिलता है। ये जो हिस्सा है इसका एक्स्ट्रा वो पार्ट निकल जाएगा, ये समतल तरंगाग्र हो गया ए बी, समतल तरंगाग्र। ये लंबवत है, ये में अब देख, अब बात कर रहे हैं अपन, ये प्रकाश किरणें इसके ऊपर परावर्तक पृष्ठ एम डेश पर आपतित हो रही है और ए बी यहाँ पर समतल तरंगाग्र है। जब ये प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर पहुंचती है तो किरण 2 बिंदु बी पर ही रहती है, क्योंकि ये पहले पहुंच गई बाद में पहुंचेगी। तो जब ये पहुंची और जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है, कहाँ से बी से सी तक चलती है, तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, माना कि टी समय लगता है। तो जब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करेगी तो ये किरण यहाँ थोड़ी रुकी रहेगी, ये भी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पहली किरण पहले आके टकरा गई। और जब ये किरण यहाँ बी पर थी तो ये ए पर थी, जब ये बी से सी तक आएगी तो ये भी परावर्तित होकर आगे बढ़ जाएगी, और जहां पर बढ़ेगी जितना समय इतना ही पार्ट हम यहाँ से काट देंगे। जैसे ये BC और BC के बराबर जो चाप आएगा वो चाप हम यहाँ पर काट देते हैं और चाप काट कर उसको पर यहाँ से अभिलंब डाल देते हैं, स्पर्शरेखा खींच देते हैं, ये डी बिंदु डाल देते हैं। ये आपतित तरंगाग्र तो हो गया, आपतित तरंगाग्र हो गया परावर्तित तरंगाग्र। ये है यहाँ पर अभिलंब, ये क्या है अभिलंब N, और यहाँ पर डाल दो अभिलंब N डेज। तो देखें ये आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण आई, और ये जब ए भी आपतित तरंगाग्र है तो इसका भी इसके साथ बनाया गया कोण आई होगा, और ये हो गया परावर्तित तरंग। तो परावर्तित तरंग हो गई तो इसका इसके साथ बनाया गया कोण क्या होगा R, और इसका परावर्तित तरंगाग्र के साथ बनाया गया कोण R होगा। तो हमें I बराबर R ही सिद्ध करना है, क्योंकि आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र का बनाया गया कोण आपतन कोण और परावर्तित तरंगाग्र का बना हुआ कोण परावर्तन कोण स्मॉल r। ये हो गया हमारे पास, ये कोण I बराबर R अगर हमारा आ जाता है, हमारा डेरिवेशन भी सोल्व हो गया। तो ये तो हो गई हमारे पास चित्र। अब इस चित्र की रचना हम लिखते हैं, जो कि किरण पहले कौन से टकराएगी कौन सी नहीं टकराएगी, उसके बाद हमारा डेरिवेशन होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या हम पढ़ते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें क्या लिखते हैं, उपरोक्त चित्र में m डैश, उपरोक्त चित्र में m डैश, ये वाला उपरोक्त चित्र में m डैश परावर्तक सतह है, क्या ये परावर्तक सतह, तथा AB, जो AB है वो क्या है, एक आपतित समतल तरंगाग्र है। AB तथा AB आपतित समतल तरंगाग्र, आपतित समतल तरंगाग्र है। और ये भी क्या है, किरणें भी सीधे गिर रही है, तो ये हो गया आपतित समतल तरंगाग्र। अब बात करें हम आपतित समतल तरंगाग्र, तो जब प्रकाश किरण एक परावर्तक सतह को स्पर्श करती है तो किरण 2 बिंदु बी पर ही रहती है। ये भी हम लिख सकते हैं, तो यह लिख सकते हैं हम, जब
जब प्रकाश किरण एक परावर्तक सतह को, ये प्रकाश किरण एक, इसको परावर्तक सतह को, जब प्रकाश किरण एक परावर्तक सतह को क्या करती है, जब प्रकाश किरण एक परावर्तक सतह को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है अर्थात मतलब क्या हो गया, स्पर्श करती है अर्थात समतल तरंगाग्र का जो पहला सिरा है ए वो कहां पर हो, परावर्तक सतह पर पहुंचता है, अर्थात समतल तरंगाग्र AB का, अर्थात समतल तरंगाग्र AB का कौन सा सिरा, समतल तरंगाग्र AB का सिरा A, कौन सा सिरा A परावर्तक सतह पर पहुंचता है, AB का सिरा A परावर्तक सतह पर पहुंचता है, तो किरण दो ये दूसरी किरण, इसका कहां पर पहुंचता है, किरण दो बिंदु बी तक ही पहुंचती है, होता है तो किरण दो बिंदु बी तक ही पहुंचती है, मतलब हो गया जब ये किरण एक यहां तक पहुंचेगी या मतलब समतल तरंगाग्र जब का सिरा ए इसको स्पर्श करेगा तो सिरा बी स्पर्श नहीं करेगा, मतलब वो ऊपर ही रहेगा, मतलब हो गया किरण दो बिंदु बी तक ही पहुंचती है, अर्थात समतल तरंगाग्र बिंदु बी परावर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है, बी तक ही पहुंचती है अर्थात परावर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है, अर्थात समतल तरंगाग्र का सिरा बी परावर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है, परावर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है, मतलब क्या हो गया, परावर्तक सतह को स्पर्श नहीं करता है तो क्या हो गया, माना किरण दो बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लेती है, माना कि अब इसके लिए डेरिवेशन करेंगे, यहां से जब नहीं पहुंच रहा तो यहां से यहां तक जाएगी तो ये भी आगे गति कर जाएगा, तो आगे लिख सकते हो माना कि किरण दो बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लेती है,
मतलब कुछ ना कुछ समय लेगी। तो कितना समय लेती है स्मॉल टी, माना कि किरण 2 को बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लगता है, स्मॉल टी समय लेती है। तो क्या होगा, तो किरण 2 द्वारा तय की गई दूरी लेती है। तो किरण 2 द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर BT, V चाल से चल रहा है क्योंकि माध्यम में जो चाल होगी V चाल है इसकी, तो क्या आ जाएगा BC बराबर BT। ये दूरी हो जाएगी, मतलब BC ध्यान रखना, T समय लग रहा है, चाल क्या है V चाल से चल रही है प्रकाश किरणें, तो VT। माध्यम का वेग यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेग क्या है V है, तो VT, BC बराबर VT। अब बात करें हम, जब किरण 2 परावर्तक सतह के बिंदु C पर पहुंचती है तो किरण A भी परावर्तित होकर कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी। तो लिख लो, जब किरण 2, मतलब ये कंडीशन होगी BC बराबर VT, जब किरण 2 परावर्तक सतह के बिंदु C परावर्तक सतह के कहां तक, बिंदु C पर पहुंचती है, तो बिंदु C पर पहुंचती है तो किरण 1 परावर्तित होकर, तो किरण 1 परावर्तित होकर, VT, किरण 1 परावर्तित होकर VT दूरी तय कर लेती है, परावर्तित होकर VT दूरी तय कर लेती है। मतलब जब यहां से आता है तो ये भी परावर्तित हो VT दूरी तय कर ली। जब VT दूरी तय कर ली तो क्या हो जाएगा, अपन क्या करें, बिंदु A को केंद्र मान लेते हैं और VT का चाप काटते हैं। अतः बिंदु A, यहां से परावर्तित थी, अतः बिंदु A को केंद्र मानकर, VT चाप काटते हैं तथा C से इस पर स्पर्श रेखा काटते हैं और C से तथा C से इस पर स्पर्श रेखा CD खींची जाती है। तो CD क्या होगा, अर्थात CD परावर्तित तरंगाग्र होगा। अतः CD परावर्तित तरंगाग्र होगा। ये तो गई इसकी थ्योरी कि ये किरणें आपकी, तो ये भी समतल तरंगाग्र है, आप भी समतल तरंगाग्र, जब ये सिरा यहाँ पहुंचेगा तो सिरा B स्पर्श नहीं करेगा, जब B से C तक पहुंचेगा ये सिरा तो कुछ समय लेगा, माना कि T समय लेता है, T समय लिया तो BC दूरी हो गई, दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो BT, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, BT,
जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो किरण ए भी परावर्तित होकर आगे बढ़ जाएगी, तो आगे बढ़ी तो कितनी, यहाँ से यहाँ तक आए तो उतनी ही आगे चली जाएगी, तो बीटी का चाप काट देते हैं। यहाँ चाप काटा, चाप काट सी से इस पर से खींच देते हैं सीडी। तो ये हो गया आपतित तरंगाग्र और सीडी हो गया परावर्तित तरंगाग्र। अब हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम अगर सिद्ध करते हैं तो इसके प्रत्येक कंडीशन दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक कंडीशन के लिए बराबर होगी। तो देखो, क्योंकि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में, अब इस पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं अपन त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में। देखो क्या कंडीशन अप्लाई होती है उसी को देख रहे हैं। एबीसी तथा एडीसी में तो क्या आ जाएगा, एबीसी कोण एबीसी बराबर कोण एबीसी, मतलब बीच वाला कोण कहलाता है। तो कोण बी बराबर कोण डी, कितना ये समकोण है, क्या ये समकोण, दोनों ही 90 डिग्री है, तो पहली कंडीशन अप्लाई हो गई समकोण। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, देखें इसमें ध्यान से हम, तो BC बराबर AD, ये BC और AD बराबर चाप है, तो हो गया BC बराबर AD। तो ये क्या, ये चाप VT, ये चाप है VT, तो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो दूसरी कंडीशन भी बराबर है। और तीसरी AC दोनों ही त्रिभुजों में है, तो AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। जब एक कंडीशन अप्लाई होगी तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम, न कि समरूप। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो पहले त्रिभुज की प्रत्येक कंडीशन दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक कंडीशन पे अप्लाई होती है। तो देखें, तो ये कोण आई, इस वाले त्रिभुज का कोण आई मतलब कोण BAC, कोण ले लो कौन सा, देखिए इसमें कौन सा कोण हो जाएगा बराबर, देखें यहाँ पर कोण BAC, ये BAC, तो कोण BAC बराबर कोण, देख लो कोण BAC बराबर कोण DCA, कोण DCA। देखिए कोण BAC क्या है, कोण I है, क्या ये कोण I बराबर कोण, ये DCA कौन सा कोण है, R। और ये अपन जानते हैं कि ये परावर्तन का प्रथम नियम है, क्या ये परावर्तन का प्रथम नियम, यह परावर्तन, चाहो तो क्या लिख दो, यह परावर्तन का प्रथम नियम है। प्रथम लिख दो, द्वितीय वो तो एक ही बात है, प्रथम दूसरा चेंज कर दो, परावर्तन का प्रथम नियम है। यदि आगे आपतित किरण, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा अभिलंब तीनों ही क्या है, एक ही तल में है। आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। तो ये भी क्या है, परावर्तन का नियम, यह भी परावर्तन का नियम है। जब परावर्तन के दोनों ही नियम अप्लाई हो गए तो क्या हो जाएगा, अतः हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, अतः हाइगेंस के
तरंग सिद्धांत द्वारा समतल सतह से परावर्तन की व्याख्या होती है। ये हमारा डेरिवेशन। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा समतल सतह से अपवर्तन की व्याख्या। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक में यही क्लोज करेंगे। थैंक्स।